साथियों, मैं अनिल कुमार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो आपको क्लास 12 के हिस्ट्री का जो सेकेंड लेसन है, मौर्य काल से गुप्त काल तक का राजनीतिक एवं आर्थिक इतिहास, यानी कि पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री फ्रॉम द मौर्य टू गुप्ता पीरियड। तो आज इसी के संदर्भ में हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो ये जो लेसन है वो आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए भी यह चैप्टर जो है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे आपके कम्पिटेटिव एग्जाम में भी कई सारे प्रश्न जो होते हैं वो आपको एंशिएंट हिस्ट्री के अंतर्गत पूछे जाते हैं। वहीं 12th के जो बोर्ड एग्जाम होते हैं उसमें आपको क्या होता है कि 25 से लेके 30 नंबर तक के जो प्रश्न होते हैं वो आपको सेकेंड लेसन से पूछे जाते हैं। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम क्या करेंगे कि जो मौर्य काल है, गुप्त काल है, उसको हम क्या करेंगे कि काफ़ी हद तक समझने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो क्या होगी कि थोड़ी बहुत लंबी होगी, तो आप लोग पेशेंस बनाए रखेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसे शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है कि फूट डालकर विजय प्राप्त करने का कार्य सर्वप्रथम किस राजा ने किया था? तो वो आपको अजातशत्रु ने किया था। किसने किया था? अजातशत्रु ने। तो यहाँ से एक प्रश्न आ गया कि सर अजातशत्रु जो था वह कौन था? तो देखिए, अजातशत्रु जो था हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार का क्या था? पुत्र था, जिसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर अजातशत्रु का शासनकाल कब से कब तक है? तो अजातशत्रु का जो शासनकाल है वो आपको 493 से 461 ईसा पूर्व है। अजातशत्रु को पितृहंता कहा जाता है, यानी कि पिता को मारने वाला कहा जाता है। और ये जो अजातशत्रु था इसी ने सबसे पहले फूट डालकर शासन करो नीति के तहत क्या किया था कि आपको ये जो क्या कहते हैं वज्जी है उसको क्या किया था कि अपने साम्राज्य में मिला लिया था। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि अजातशत्रु ने किस राज्य में फूट डालकर शासन करो नीति के तहत क्या हुआ था कि उसे जीत लिया था? तो वो आपको वज्जी को जीत लिया था। इसने युद्ध में सबसे पहले रथमुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियारों का भी प्रयोग किया था। तो आपसे यहाँ से प्रश्न किया जाता है कि युद्ध में सबसे पहले रथमुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का प्रयोग किसने किया था? तो देखिए, युद्ध में रथमुसल और महाशिलाकंटक नामक हथियार का जो प्रयोग किया था वो आपको सबसे पहले अजातशत्रु ने किया था। किसने किया था? अजातशत्रु ने। रथमुसल एक ऐसा क्या था कि आपको हथियार था जिससे क्या होता था कि ये जो मतलब क्या होता है कि तीर जो होते थे ऑटोमेटिक निकलते थे, स्वचालित, मतलब कि जिसको कहते हैं मतलब स्वयं निकलता था। वही महाशिलाकंटक एक ऐसा मतलब कि वाहन यंत्र था जिससे क्या होता था कि आपको पत्थर जो होते थे स्वयं आपको विपक्षी सैनिकों पर फेंका जाता था। तो ये जो रथमुसल है और महाशिलाकंटक है इसका जो सबसे पहले प्रयोग किया था वो आपको अजातशत्रु ने ही किया था। दूसरी बात है कि गौतम बुद्ध के मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने ही क्या किया था कि राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन कराया था। तो यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन मगध के किस शासक के शासनकाल में हुआ था? तो आपको अजातशत्रु के शासनकाल में 483 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो वह आपको राजगृह में हुआ था। तो अजातशत्रु से इन सारे चीज़ों का आपको क्या करना है कि बढ़िया से याद रखना है। तो एक का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा, अजातशत्रु। चलिए, 2 में जीवक वैद्य किस वंश के काल में था? तो देखिए, जीवक वैद्य जो था वो आपको हर्यक वंश के काल में था। तो यहाँ से वंश के बारे में पूछा गया। अगर शासक पूछता तो हो जाता आपको क्या कहते हैं, बिंबिसार हो जाता। तो आइए हम यहाँ से जानते हैं बिंबिसार के बारे में। किसके बारे में? बिंबिसार के बारे में। तो देखिए, बिंबिसार जो कि हर्यक वंश के संस्थापक थे और इसे मगध साम्राज्य का संस्थापक भी माना जाता है। तो बिंबिसार का जो शासनकाल था वो आपको 544 से 493 ईसा पूर्व था। ठीक है ना, यानी कि बिंबिसार का अगर शासनकाल कहा जाए तो कब से कब तक हो जाएगा? तो 544 से 493 ईसा पूर्व। और इसी ने सबसे पहले मगध साम्राज्य की क्या की थी? स्थापना की थी। तो आपके एग्जाम में, कम्पिटेटिव एग्जाम में कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि गौतम बुद्ध मगध के किस शासक के समकालीन थे? तो वह आपको बिंबिसार के क्या थे? समकालीन थे। और यह मात्र 15 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठा था और 80,000 गाँवों का एक शक्तिशाली साम्राज्य बनाया था। तो इसने अपनी सबसे पहली राजधानी जो बनाया था गिरिव्रज, और बाद में उसको क्या किया कि राजगृह को राजधानी बना लिया, यानी कि गिरिव्रज से राजधानी को परिवर्तित करके राजगृह ले गया। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि मगध की जो राजधानी थी वो आपको कहाँ थी? ठीक है ना, तो आपको गिरिव्रज, और बाद में कहाँ हुआ? तो आपको राजगृह चला गया। फिर बाद में क्या हुआ था कि राजगृह से यह आपको पाटलिपुत्र भी क्या हुआ था? परिवर्तित हुआ था। अन्य शासकों ने फिर इसकी राजधानी जो थी पाटलिपुत्र से वैशाली भी लाया था। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से देख लेना है।
तो देखिए ये जो बिंबिसार था, तो इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए क्या किया कि वैवाहिक संबंध को क्या किया कि मतलब अपना आधार बनाया। तो इसने अपने साम्राज्य के विस्तार करने के क्रम में कौशल राजा की जो पुत्री थी कौशल देवी, उससे विवाह कर लिया। लिच्छवी शासक चेटक की जो पुत्री थी चलना, उससे विवाह कर लिया। मध्य देश की जो राजकुमारी थी खेमा, उसके साथ क्या कर लिया, विवाह कर लिया। तो देखिए ये जो मध्य देश है इसी को अभी आधुनिक रूप से पंजाब कहा जाता है। तो इसने पंजाब की राजकुमारी खेमा, कौशल की जो पुत्री थी वो आपको यानी कि कौशल नरेश की जो पुत्री थी कौशल देवी, उससे विवाह कर लिया। लिच्छवी शासक जो था चेटक, उसकी बहन चलना से विवाह कर लिया। और इस प्रकार के वैवाहिक संबंध बनाकर उसने क्या किया था कि अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। क्या किया था, विस्तार किया था। बिंबिसार के दरबार में एक प्रमुख वैद्य रहा करते थे जिसका नाम था आपको जीवक। क्या था, जीवक। वहीं इसके दरबार में एक प्रमुख वास्तुकार रहा करते थे जिनका नाम था आपको महागोविंद। क्या था, महागोविंद। इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। ये जो बिंबिसार था, ठीक है ना, यह अपने पुत्र के हाथों ही मारा गया, अर्थात बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र जो थे अजातशत्रु, उसने 493 ईसा पूर्व में कर दिया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है। और जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताओगे। और आप लोगों को ये चीज़ें कैसी लग रही है हमें जरूर क्या करेंगे कि अपना फीडबैक देंगे, ठीक है ना। और दोस्तों वीडियो थोड़ी लंबी होगी, आप लोग घबराइएगा नहीं, क्योंकि हम अपने जीवन के लिए क्या कर सकते हैं कि 1 घंटे अगर समय नहीं दे सकते हैं, ठीक है ना, तो फिर हमारा जो जीवन है वो काफ़ी अच्छा होगा कैसे, ठीक है ना। तो इसीलिए क्या करना है कि आपको अपने पढ़ाई के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना है अगर ज़िंदगी में आपको कुछ अच्छे चीज़ों को क्या करना है, हासिल करना है। तो देखिए वहीं 2 नंबर प्रश्न कर रहा है कि जीवक वैद्य किस वंश के काल में था। तो ये आपको हर्यक वंश के काल में, और उस वैद्य का नाम क्या था, तो वह जीवक था, ठीक है ना। चलिए उसके बाद है 3 में, अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की मरम्मत किसने कराई थी। तो देखिए अपने स्वयं के खर्चे से सुदर्शन झील की जो मरम्मत करवाई थी वो आपको रुद्रदामन ने कराया था। किसने कराया था, रुद्रदामन ने। तो यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि सर ये जो रुद्रदामन था यह कौन था। तो देखिए ये जो रुद्रदामन था, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना। तो ये जो रुद्रदामन था यह शकों में क्या था कि सबसे प्रमुख शासक था। और शकों के जो सबसे क्या था कि पश्चिमी क्षेत्र था, क्या था, शकों के जो सबसे पश्चिमी शाखा था, उसी पश्चिमी शाखा का क्या था कि यह शासक था, ठीक है ना। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और शक शासकों के द्वारा ही भारत में क्या हुआ था कि महाक्षत्रप प्रणाली को क्या किया गया था कि लागू किया गया था। तो यहाँ से अगर रुद्रदामन के बारे में पूछा जाएगा कि बताइए कि शकों में सबसे प्रमुख शासक कौन था, तो वो आपको रुद्रदामन था, ठीक है ना। और शक के यह किस शाखा का था, तो यह आपको शक के जो सबसे पश्चिमी शाखा था जिसका क्षेत्र आपको सौराष्ट्र गुजरात था, उसी क्षेत्र का यह क्या था, शासक था। शक जो है भारत में क्षत्रप प्रणाली को शुरू किया था। और ये जो शक है यह भारत में चरागाह की तलाश में क्या हुआ था कि भारत आया था। तो 3 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अपने स्वयं के खर्चे से जो सुदर्शन झील की मरम्मत करवाई थी वो आपको रुद्रदामन ने करवाया था। चलिए 4 में, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदाइन ने किस नदी के संगम पर की थी। तो देखिए उदाइन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना क्या था कि गंगा, सोन, पुनपुर यानी कि इन सभी नदियों के संगम पर किया था। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदाइन ने किस नदी के संगम पर किया था, तो गंगा, सोन, पुनपुन यानी कि इनमें से सभी नदी के संगम पर। तो ये जो पाटलिपुत्र है इसी का प्राचीन नाम जो है वो आपको अजीमाबाद भी है, कुसुमपुर भी है, ठीक है ना। और वर्तमान में इसको हम लोग पटना के नाम से क्या करते हैं, जानते हैं। तो यहाँ से एक शासक आया आपको उदाइन। तो आइए हम यहाँ से उदाइन के बारे में क्या करते हैं कि जानते हैं कि उदाइन कौन था, ठीक है ना। तो देखिए उदाइन जो था अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके क्या हुआ था कि शासक बना था। और ये जो उदाइन है इसने क्या किया था कि 461 ईसा पूर्व में अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी। इसका शासनकाल 461 से 440 ईसा पूर्व है, ठीक है ना। तो इसने क्या किया था कि सबसे प्रमुख काम जो किया था वो आपको गंगा, सोन और पुनपुन यानी कि गंडक नदियों के संगम पर इसने क्या किया था कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किया था। तो आपसे कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, तो वो आपको उदाइन ने किया था। और इसने क्या किया था कि राजधानी जो थी राजगिरी से राजधानी को परिवर्तित करके क्या हुआ कि यह आपको मतलब पाटलिपुत्र ले आया। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए कि हर्यक वंश के किस शासक ने राजगिरी से राजधानी को परिवर्तित करके पाटलिपुत्र लाया था, तो वह था आपको उदाइन। कौन था, उदाइन था, ठीक है ना। और इसने अपने पिता की हत्या करके ही क्या हुआ था कि गद्दी पर बैठा था। तो इसके पिता का नाम क्या था, तो इसके पिता का नाम जो था वो आपको अजातशत्रु था। क्या था, अजातशत्रु था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है ना। और जहाँ भी दिक्कत होगी आपको कमेंट करके पूछ लेना है। तो चलिए 4 का सही आंसर हो जाएगा डी। चलिए 5 में,
समस्त भारत ही नहीं एशिया एवं यूरोप में सर्वप्रथम हुनों को परास्त करने का श्रेय किस शासक को जाता है? तो यह आपको गुप्त शासक स्कंदगुप्त को जाता है। किसको जाता है? गुप्त शासक स्कंदगुप्त को। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। तो यहाँ से चर्चा आती है स्कंदगुप्त का। तो देखिए स्कंदगुप्त जो था वह गुप्त वंश का क्या था कि एक शासक था। किस वंश का था? तो गुप्त वंश का एक शासक था। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से देख लेना है। स्कंदगुप्त का शासनकाल 455 से 467 ईस्वी था। ये जो स्कंदगुप्त है यह आपको कुमारगुप्त का क्या था? पुत्र था। किसका पुत्र था? कुमारगुप्त का पुत्र था। यानी कि कुमारगुप्त का जो उत्तराधिकारी बना था वो कौन बना था? स्कंदगुप्त। और इसका शासन 455 से 467 ईस्वी था। और इसने क्या हुआ था कि जो भारत पर होने वाले मतलब कि हुन आक्रमण है, ठीक है ना, उसको क्या कर दिया था कि मतलब बंद कर दवा दिया था। यानी कि इसने हुनों को क्या किया था कि परास्त कर दिया था। इसीलिए कहा जाता है स्कंदगुप्त के बारे में कि स्कंदगुप्त पहला ऐसा शासक था जिसने हुनों को क्या किया था? परास्त किया था। अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि पूरे एशिया और यूरोप का यह पहला ऐसा वीर था जिसने हुनों को क्या किया था? परास्त किया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है? देख लेना है। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि बताइए कि स्कंदगुप्त से संबंधित जो एक अभिलेख है उसका नाम क्या है? तो देखिए तो वह आपको एक जूनागढ़ अभिलेख है, एक जो है आपको भीतरी स्तंभ लेख है, ठीक है ना। तो इस सबसे क्या होता है कि स्कंदगुप्त के जो हुन विजय है उसके बारे में हमें क्या होती है कि जानकारी मिलती है। दूसरी बात कि स्कंदगुप्त ने भी सुदर्शन झील का मरम्मत करवाया था। तो इन सारे चीज़ों की जो जानकारी हमें मिलती है, ठीक है ना, वह स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख और इसके साथ साथ भीतरी स्तंभ लेख से। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है? देख लेना है। तो 5 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। चलिए 6 में यूरोप का समुद्रगुप्त कौन था? तो देखिए यूरोप का समुद्रगुप्त जो कहा जाता है वो आपको नेपोलियन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेपोलियन को। और इसमें प्रश्न कर दिया जाता कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो वो आपको समुद्रगुप्त को। तो आप लोग को फंसना नहीं है। देखिए भारत का नेपोलियन कहेगा तो समुद्रगुप्त, यूरोप का समुद्रगुप्त कहेगा तो वो आपको नेपोलियन क्या हो जाएगा? नेपोलियन। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या करना है कि ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं 7 नंबर प्रश्न का। देखिए क्या कर रहा है, किसके अभिलेख में भूमिदान का उल्लेख मिलता है? तो देखिए भूमिदान का जो उल्लेख मिलता है वो आपको प्रभावती गुप्त के अभिलेख में मिलता है। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर प्रभावती गुप्त कौन थी? तो ये आपको चंद्रगुप्त द्वितीय की क्या थी? पुत्री थी। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय जिनको विक्रमादित्य भी कहा जाता है, इन्हीं की पुत्री का नाम था प्रभावती गुप्त। तो इन्हीं के अभिलेख से हमें क्या होता है कि भूमिदान का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना। तो 7 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 8 में भूमि अनुदान से संबंधित प्रथम अभिलेखीय प्रमाण किसका है? तो देखिए भूमि अनुदान से संबंधित जो प्रथम अभिलेखीय मतलब कि प्रमाण है वो आपको सातवाहनों का है। यानी कि सातवाहन काल का है। मतलब यह हुआ कि भारत में सबसे पहले ब्राह्मणों, मंदिरों इस सबको भूमि दान में देने वाला जो था वो आपको कौन था? तो वो आपको सातवाहन शासक था। कौन था? सातवाहन शासक। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो वो आपको सिमुक थे। कौन थे? सिमुक थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और ये जो सातवाहन थे ये आपको उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच में क्या किया था कि सेतु का कार्य किया था। और इसकी जो राजधानी थी वो आपको प्रतिष्ठान थी। कहाँ थे? प्रतिष्ठान थी। तो 6 का जो सही आंसर 6 करें 8 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 9 में 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ से मिला है? तो ये आपको एरन से मिला। एरन यानी कि मध्य प्रदेश से मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ से प्रश्न किया जाएगा आपसे, बताइए कि एरन अभिलेख जो है, ठीक है ना, इसका संबंध किस गुप्त शासक से है? तो देखिए एरन अभिलेख का जो संबंध है वो आपको गुप्त शासक भानुगुप्त से, किससे है? भानुगुप्त से है। और इसी में सबसे पहले सती प्रथा का क्या किया गया था कि मतलब कि उल्लेख किया गया था इस एरन अभिलेख में, ठीक है ना। ऐसा साक्ष्य मिला है, ठीक है ना। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि ये सती प्रथा होता है क्या? तो देखिए हमारे प्राचीन समाज में प्रचलित एक ऐसी कुरीति व्यवस्था जिसके तहत क्या होता था कि पति की मृत्यु के उपरांत पत्नी को क्या होता था कि मतलब स्वयं चिता पर जलना पड़ता था, नहीं तो उसे जबरदस्ती जला दिया जाता था। तो इसी प्रथा को कहा गया सती प्रथा। तो देखिए सती प्रथा को आधुनिक रूप से जो बंद करने का श्रेय जाता है आधुनिक काल में वो आपको लॉर्ड विलियम बेंटिक को जाता है। यानी कि लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा ही 1829 ईस्वी में भारत में सती प्रथा को क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। और इसमें जो भरपूर सहयोग किया था वो आपको राजा राम मोहन राय ने किया था। 3 चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। तो वही 9 नंबर प्रश्न कर रहा है कि 510 ईस्वी में सती प्रथा के साक्ष्य वाला प्रथम अभिलेख कहाँ से मिला है? तो ये आपको एरन से मिला है। कहाँ से मिला है? एरन से। चलिए अब हम बात करते हैं 10 में, किस शिलालेख में अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? तो देखिए अशोक के जो 13वां शिलालेख है इससे हमें कलिंग विजय की क्या होती है? जानकारी मिलती है। तो यहाँ से एक प्रश्न आया कलिंग। तो सबसे पहले जानिए कि कलिंग जो है, कलिंग का युद्ध हुआ था कब? तो देखिए कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व में। तो ये जो कलिंग का युद्ध है यह किसके बीच हुआ था? तो देखिए कलिंग का युद्ध जो है
वो आपको राजा अशोक और कलिंग के जो शासक थे खारवेल, इसके बीच हुआ था। राजा अशोक का संबंध मौर्य वंश से था, जबकि कलिंग का जो संबंध है वो आपको महामेघ वाहन वंश से है। कलिंग के युद्ध को जीतने के बाद क्या हुआ था कि अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ऐसा क्या कारण था कि अशोक ने कलिंग युद्ध को जीतने के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया? तो इस युद्ध में लगभग 1 लाख से अधिक लोग मारे गए थे, 1.5 लाख से अधिक लोगों को बंदी बना लिया गया था। तो इस कठोर दृश्य को देखकर अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने बौद्ध धर्म को क्या कर लिया? अपना लिया। तो आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है या आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था? तो कलिंग युद्ध के बाद। अर्थात इसने भेरी घोष की नीति को छोड़ दिया और धर्म घोष की नीति को क्या कर लिया? अपना लिया। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है? देख लेना है। तो वहीं आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि किस शिलालेख से अशोक द्वारा कलिंग विजय का पता चलता है? 13वें शिलालेख से। और एक चीज़ को नोट करके चलिएगा कि ये जो कलिंग है वर्तमान में जो इसकी स्थिति है वो आपको दक्षिण ओडिशा में, ठीक है ना। तो इस चीज़ को बढ़िया से आपको क्या कर लेना है कि मतलब नोट करते चलना है। जहाँ भी दिक्कत होगी कमेंट करके आप पूछ सकते हो, ठीक है ना। चलिए 11वें, किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है? तो यह आपको देवदत्त रामकृष्ण भंडाकर ने। तो देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर एक बार चर्चा आई अभिलेख का। तो देखिए, सबसे पहले अभिलेखों का अध्ययन जो कहलाता है वो क्या होता है? तो देखिए, अभिलेखों का अध्ययन जो है, ठीक है ना, या अभिलेखों का अध्ययन जो है वो आपको एपिग्राफी कहलाता है। क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है, ठीक है ना। और अशोक के जो क्या है कि अभिलेख है उसको क्या किया गया कि आपको 3 वर्गों में बांटा गया। एक जो है आपको शिलालेख, ठीक है ना, एक जो है गुहालेख और एक जो है आपको स्तंभलेख। तो देखिए, अशोक के शिलालेख की संख्या जो है वो आपको 14 है, गुहालेख की संख्या जो है 3 है, स्तंभलेख की संख्या जो है 6 है। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। अशोक के अभिलेख को जो सबसे पहले खोजा था वो आपको 1750 ईस्वी में, कौन? तो आपको टी फेंथेलर ने। जबकि अशोक के अभिलेख को 1837 ईस्वी में क्या हुआ था कि जेम्स प्रिंसेप ने क्या किया था कि सबसे पहले पढ़ा था। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है कि याद रखना है। और अशोक का संबंध किस वंश से था? तो मौर्य वंश से। तो वहीं 11 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस विद्वान ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का श्लाघ्य प्रयास किया है? तो आपको देवदत्त रामकृष्ण भंडाकर ने, ठीक है ना। चलिए 12वें, मौर्य कला का निम्न में से कौन सर्वाधिक महत्वपूर्ण नमूना है? तो देखिए, मौर्य काल का जो सबसे महत्वपूर्ण नमूना है वो आपको स्तंभ है। क्या है? स्तंभ है। तो यहाँ से एक प्रश्न आई मौर्य कला, ठीक है ना। तो मौर्य कला तो हम जानेंगे, इससे पहले हम मौर्य काल के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, भारत में मौर्य वंश की जो स्थापना की गई थी वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा आपको 322 ईसा पूर्व में। कब की गई थी? 322 ईसा पूर्व में। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपनी राजधानी जो बनाया था वो आपको पाटलिपुत्र को बनाया था। तो यहाँ से प्रश्न कर लिया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य किसकी सहायता से मौर्य वंश की नींव डाली थी? तो आपको चाणक्य के सहयोग से। किसके सहयोग से? चाणक्य के सहयोग से। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न आपसे कर लिया जाएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल है 322 से लेके 298 ईसा पूर्व तक है। कब तक है? 322 से लेके 298 ईसा पूर्व तक है। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है? देख लेना है। ये जो अशोक है, अशोक कह रहे हैं कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है ना, एक चीज़ इनके बारे में और भी जानिएगा कि इनको सेंट्रोकोटस भी कहा गया है। क्या कहा गया है? सेंट्रोकोटस, ठीक है ना। तो इनको सेंट्रोकोटस यूनानी ग्रंथों में कहा गया है। किसमें कहा गया है? यूनानी ग्रंथों में, ठीक है ना, जिसकी पहचान विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। फिर यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा कि बताइए कि मौर्य वंश की जो स्थापना हुई थी वो 322 ईसा पूर्व में हुई थी। किस वंश के बाद हुई थी? तो आपको नंद वंश के पतन के बाद हुई थी। यानी कि नंद वंश का विनाश करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की क्या की थी? नींव डाली थी। 305 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में एक प्रसिद्ध युद्ध हुआ था, जिस युद्ध में क्या हुआ था कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हरा दिया और उसकी जो पुत्री थी हेलेना, ठीक है ना, या करने लिया, उससे क्या कर लिया? विवाह कर लिया। और विवाह करने के बाद इन्हें संधि के फलस्वरूप क्या हुआ था कि काबुल, कंधार, मकरान और हेरात नामक जो 4 प्रांत थे वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य को मिल गया, ठीक है ना। इन्हीं के दरबार में क्या हुआ था कि यूनान का एक प्रसिद्ध राजदूत आया था जिसका नाम था आपको मेगास्थनीज। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? तो देखिए, मेगास्थनीज जो है वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था और 305 से 298 ईसा पूर्व तक रहा था। और इस बीच की अवधि में उसने एक यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसका नाम था आपको इंडिका। क्या नाम था? इंडिका, जिससे हमें मौर्यकालीन समाज के बारे में क्या होती है? जानकारी मिलती है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिख लेना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु 298 ईसा पूर्व में कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में
काया कलेश यानी कि उपवास के द्वारा हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो जीवन के अंतिम दिनों में आकर क्या किया था कि जैनी गुरु भद्रबाहु से प्रभावित होकर इसने क्या कर लिया था, जैन धर्म को अपना लिया था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है ना। तो 12 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा, ठीक है ना। 13 इंडिका किसकी रचना है, तो देखिए इंडिका जो है वो आपको मेगास्थनीज की रचना है। किसकी रचना है, मेगास्थनीज की। अगर अर्थशास्त्र कहता तो वो हो जाता आपको कौटिल्य की रचना। किसकी हो जाता, कौटिल्य का, ठीक है ना। वहीं आपको अगर पूछता किताब उल हिंद, क्या पूछता, किताब उल हिंद, ठीक है ना। तो किताब उल हिंद जो है वो आपको किसकी रचना है, तो वो आपको अलबरूनी की रचना है। किसकी रचना है, अलबरूनी। या इसी में कहता कि बताइए तहकीक हिंद किसकी रचना है, तो वह भी आपको अलबरूनी की रचना है, ठीक है ना। तो देखिए 13 नंबर प्रश्न करा कि इंडिका की रचना किसने किया था, तो ये आपको मेगास्थनीज ने। तो आइए यहाँ से जो कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं उसके रचनाकार जो है कौन कौन है, इस बारे में थोड़ा सा हम क्या करते हैं, जानकारी जुटाते हैं, ठीक है ना। तो आइए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो आपको चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। और इस अर्थशास्त्र नामक कृति से हमें क्या होता है कि मौर्यकालीन राजनीतिक इतिहास की जानकारी मिलती है। वहीं आपको रात तरंगिणी जो कि कल्हण के द्वारा लिखा गया है, और इस रात तरंगिणी से हमें कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है, क्योंकि आपके एग्जाम में कई बार यह प्रश्न पूछा गया है कि बताइए कि ये जो रात तरंगिणी है इससे हमें किस प्रदेश के इतिहास की जानकारी मिलती है, तो आपको कश्मीर के इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके अलावा जो रसमाला है वो आप उसके जो लेखक है वो आपको सोमेश्वर है। प्रबंध चिंतामणि जिसके लेखक आपको मेरुतुंग है। प्रबंध कोश जिसके लेखक आपको राजशेखर है, ठीक है ना। तो इन सभी पुस्तकों से हमें प्राचीन भारतीय इतिहास के बारे में क्या होती है, जानकारी मिलती है। मुद्रा राक्षस जो कि विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया है, विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया है। तो इससे हमें क्या होता है कि नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना के बारे में पता चलता है। तो ये जो मुद्रा राक्षस है इसके जो लेखक है विशाख दत्त ने क्या किया था कि अपनी पुस्तक जो थी मुद्रा राक्षस उसमें चंद्रगुप्त मौर्य को वृषल कहा था। वृषल मतलब निम्न कुल में पैदा होने वाला कहा था, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर प्रश्न किया जाता है कि मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है, तो आप क्या कहिएगा कि मुद्रा राक्षस के लेखक जो है वो आपको विशाख दत्त है। और इससे हमें नंद वंश के पतन और मौर्य वंश की स्थापना के बारे में क्या होती है, जानकारी मिलती है। अष्टाध्यायी जो कि संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक है, जो आपको पाणिनि के द्वारा क्या किया गया है, लिखा गया है। तो कभी कभी प्रश्न कर लिया जाता है कि संस्कृत व्याकरण की पहली पुस्तक किसे माना जाता है, तो आपको अष्टाध्यायी को माना जाता है। अष्टाध्यायी के जो लेखक है कौन है, पाणिनि है। तो इस अष्टाध्यायी से हमें मौर्य पूर्व, ठीक है ना, और मौर्य युगीन जो राजनीति है उसके बारे में हमें क्या होती है, जानकारी मिलती है। फिर है आपको महाभाष्य। तो महाभाष्य जो है इसके जो लेखक है वो आपको पतंजलि है। कौन है, पतंजलि है। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा कि सर पतंजलि कौन था, तो देखिए पतंजलि जो था वो आपको पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, पुरोहित थे। क्या थे, पुरोहित थे। तो ये जो महाभाष्य है इस महाभाष्य से हमें शुंगकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। किसकी जानकारी मिलती है, शुंग काल के जो इतिहास है उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो यहाँ से प्रश्न किया जाएगा कि सर ये जो शुंग वंश है इसकी स्थापना किसने किया था, तो देखिए शुंग वंश की स्थापना जो था वो आपको पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, पुष्यमित्र शुंग के द्वारा, ठीक है ना। तीन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। अगर आपसे हम प्रश्न करते हैं कि बताइए कि ये जो शुंग वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा। और इसी के पुरोहित जो थे पतंजलि, जिसने क्या किया था, महाभाष्य लिखा था। फिर है आपको मालविका अग्निमित्र। तो देखिए मालविका अग्निमित्र जो है वो आपको कालिदास के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है, जिससे हमें शुंग काल के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर ये जो मालविका अग्निमित्र है इसमें मालविका और अग्निमित्र की क्या है कि कहानी है। तो देखिए मालविका जो थी एक दासी की पुत्री थी, ठीक है ना, जबकि अग्निमित्र जो थे वो आपको एक राजा थे। तो इन दोनों का क्या है कि जो प्रेम हुआ, प्रेम के बाद जो विवाह हुआ, इन सारे चीज़ों की चर्चा जो है कालिदास ने क्या किया कि बड़ी तथ्य के साथ अपनी जो नाटक है मालविका अग्निमित्र उसमें क्या किया है कि वर्णन किया है। तो यहाँ से अगर प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि मालविका अग्निमित्र के लेखक कौन है, तो हम क्या कहेंगे, कालिदास। इससे हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो शुंगकालीन इतिहास की। और इसमें मालविका और अग्निमित्र के जो अथाह प्रेम है और प्रेम के बाद जो हुए विवाह है उसका भी क्या होता है कि वर्णन मिलता है। चलिए फिर आपको बुद्ध चरित्र। तो ये जो बुद्ध चरित्र है इसके लेखक अश्वघोष है, और इससे हमें बौद्ध धर्म के संस्थापक लाइट ऑफ एशिया यानी एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध के बारे में क्या होती है, जानकारी मिलती है। बाणभट्ट जिसने हर्षचरित लिखा था, अगला पुस्तक जो है वो आपको हर्षचरित है। हर्षचरित से हमें हर्षवर्धन के बारे में क्या होती है कि जानकारी मिलती है। तो इस हर्षचरित के लेखक जो है वो आपको कौन है, बाणभट्ट है। इसके अलावा पूछता कादम्बरी के लेखक कौन है, तो आप क्या कहते हैं, बाणभट्ट। क्या होता है, बाणभट्ट।
फिर आपको विक्रमांक देवचरित्र, इसके जो लेखक है वो आपको बिल्हन है। कौन है? बिल्हन है। तो इससे हमें कल्याणी के जो चालुक्य राजा थे विक्रमादित्य 6, उसके बारे में क्या होती है? जानकारी मिलती है। पृथ्वीराज विजय, पृथ्वीराज रासो, इससे हमें पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानकारी मिलती है। तो आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर ये जो क्या है कि पृथ्वीराज विजय है, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है वो आपको जयानक है, जबकि आपको पृथ्वीराज रासो के जो लेखक है वो आपको चंद्रबरदाई है। क्या है? चंद्रबरदाई है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है। जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग क्या करेंगे? पूछेंगे। तो वहीं 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि इंडिका की रचना किसने किया था? तो ये आपको मेगास्थनीज ने किया था। अब आइए, अब यहाँ से एक प्रश्न किया जा रहा है आपसे कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति की रचना हरिसेन ने किया था। हरिसेन जो था वो आपको समुद्रगुप्त का क्या था? दरबारी कवि था। किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। तो यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा कि बताइए कि ये जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख है, ठीक है ना, इसकी लिपि क्या है? तो देखिए, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख जो है वो आपको ब्राह्मी लिपि में क्या है? मुद्रित है। और यह अभिलेख जो था, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति जो अभिलेख है वह मूलतः कौशाम्बी में था, लेकिन बाद में क्या हुआ था कि मध्यकाल में सम्राट अकबर के द्वारा इसे क्या किया गया था? इलाहाबाद लाया गया था। तो आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख को कौशाम्बी से इलाहाबाद किसने लाया था? तो वो आपको अकबर ने लाया था। ठीक है ना। तो ये जो अभिलेख है प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख, इसकी जो लिपि है वो आपको ब्राह्मी है, जबकि इसकी जो भाषा है वो आपको संस्कृत है। क्या है? संस्कृत है। तो इससे हमें क्या होता है कि गुप्त सम्राट जो है आपको समुद्रगुप्त, उसके बारे में क्या होती है कि जानकारी मिलती है। क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। दूसरी बात है कि जो प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख है इसको भारतीय अभिलेखों का सरताज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारतीय अभिलेखों का सरताज कहा जाता है। और यह एक ऐसा अभिलेख है जिससे हमें 3 शासकों के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है ना। जैसे कि आपको अशोक हो गया, ठीक है ना, अशोक के बाद जो हो गया आपको ये जो समुद्रगुप्त है, इसके अलावे आपको मुगल बादशाह जहांगीर जो है, इसके बारे में भी जो हमें जानकारी मिलती है वो आपको प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख से मिलती है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और प्रयाग प्रशस्ति स्तंभलेख जो है इसको जो उत्कीर्ण करवाया था वो आपको हरिसेन ने करवाया था। और हरिसेन कौन था? तो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है ना। इन्हें 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है। ठीक है ना। इन्हें कविराज कहा जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से वीडियो को पॉज करके देख लेना है। ठीक है ना। दूसरी बात कि इन्हें अश्वमेध कर्ता भी कहा जाता है। ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को बढ़िया से पॉज करके देख लेना है। और आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग अपना फीडबैक जरूर देंगे। ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं हम आगे। 15 नंबर प्रश्न में देखिए क्या कर रहा है कि गुप्त काल में कौन चीनी यात्री भारत आया था? तो देखिए, गुप्त काल में जो आने वाला चीनी यात्री था वो आपको फाहियान था। तो फाहियान जो है 399 से लेके 414 ईस्वी तक भारत रहा था चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि विक्रमादित्य के दरबार में। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि ये जो हेनसांग है यह किसके शासनकाल में आया था? तो हेनसांग जो है 629 से 644 ईस्वी के बीच भारत हर्षवर्धन के दरबार में रहा था, यानी कि हर्षवर्धन के समय में यह क्या हुआ था कि आपको भारत आया हुआ था। फिर यहाँ से एक प्रश्न और कर लिया जाएगा कि ये जो हेनसांग है इसके यात्रा वृत्तांत का नाम क्या है? तो हेनसांग के यात्रा वृत्तांत का नाम है आपको सी युकी। और हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हेनसांग को यात्रियों का राजकुमार। और यह चीन का क्या था कि बौद्ध यात्री था। तो देखिए, हेनसांग और फाहियान दोनों जो था चीन का बौद्ध यात्री था। फाहियान जो है 399 से 414 ईस्वी के बीच भारत चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा था, जबकि ये जो हेनसांग है 629 से 644 ईस्वी के बीच में क्या हुआ था कि आपको हर्षवर्धन के दरबार में रहा था। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है? देख लेना है। तो 15 का सही आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। 16 भारतीय इतिहास का कौन सा काल स्वर्ण काल के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, भारतीय इतिहास का जो गुप्त काल है उसको क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन कर लिया जाता है कि बताइए कि भारतीय इतिहास का जो स्वर्ण काल है वो आपको किससे कहा जाता है? तो आपको गुप्त काल को कहा जाता है। गुप्त काल की जो तुलना है यूनान के पेरेक्लीज युग से की जाती है, रोमन सभ्यता के अगस्टस युग से की जाती है। इसकी तुलना जो है पुनर्जागरण युग से की जाती है। यानी कि गुप्त काल में क्या हुआ था कि सभी क्षेत्रों में जैसे कला, साहित्य, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, गणित, इन सारे क्षेत्रों में क्या हुआ था कि खूब प्रगति हुई थी। इसीलिए गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किस काल को कहा जाता है? तो आपको गुप्त काल को कहा जाता है। चलिए
17 में अशोक किस वंश का शासक था? तो देखिए अशोक जो था वो आपको मौर्य वंश का तीसरा शासक था। किस वंश का? मौर्य वंश का तीसरा शासक था। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो अशोक था यह कौन था? ठीक है ना, क्योंकि अशोक के बारे में भी आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अशोक को हम लोग दिमानम प्रियदर्शी के नाम से भी जानते हैं और अशोक का शासनकाल 273 से 236 ईसा पूर्व था। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार था, यानी कि बिंदुसार के मृत्यु के बाद ही क्या हुआ था कि अशोक जो था वो आपको राजा बना था 273 ईसा पूर्व में, और इसके शासन जो है 236 ईसा पूर्व तक है। ठीक है ना, और यह मौर्य वंश का तीसरा शासक था, यानी कि अशोक जो था मौर्य वंश का तीसरा शासक था। ठीक है ना, और अशोक में क्या था कि प्रशासनिक जो क्षमता थी वो काफ़ी ज़्यादा थी। ठीक है ना, क्योंकि वो अपने पिता के शासनकाल में उज्जैन और तक्षशिला का क्या था कि आपको गवर्नर रह चुका था। इस वजह से उसे प्रशासन पर क्या था कि काफ़ी ज़्यादा गहरी पकड़ थी। ठीक है ना, इसकी भी कई सारी पत्नियां थी, जिनमें उनके मुख्य पत्नियों में देवी, तिस्से रचिता, कारुबाकी, असंधिमित्रा, पद्मावती, ये सभी जो थी अशोक की पत्नियां थी। तो आपसे प्रश्न कर लिया जाएगा कि देवी, तिस्से रचिता, कारुबाकी, असंधिमित्रा, पद्मावती किसकी पत्नियां थी? तो हम क्या कहेंगे? सम्राट अशोक की पत्नियां थी। हालांकि अशोक 273 ईसा पूर्व में राजा बना, लेकिन इसका जो विधिवत राज्याभिषेक हुआ था 269 ईसा पूर्व में हुआ था। तो अपने राज्य अभिषेक के 8वें वर्ष बाद ही, यानी कि 261 ईसा पूर्व में इसने क्या कर दिया कि कलिंग पर आक्रमण करके कलिंग का युद्ध लड़ा। कलिंग के युद्ध में क्या हुआ था कि इनके जो प्रतिद्वंदी थे वह कलिंग का राजा खारवेल था। हालांकि इस युद्ध में अशोक जो था वो जीत गया, लेकिन अशोक का हृदय जो था परिवर्तन हो गया, अर्थात वो सदा के लिए युद्ध नीति को छोड़कर धर्म की नीति अपना लिया। तो ऐसा क्या हुआ कि अशोक ने क्या किया कि युद्ध के नीति को छोड़कर धर्म की नीति अपना लिया? तो देखिए कलिंग युद्ध में भारी रक्तपात हुआ था। 1 लाख लोग जो थे, इससे भी अधिक लोग मारे गए थे। 1.5 लाख से अधिक लोगों को बंदी बना लिया गया था। तो इसी दृश्य को देखकर अशोक का जो कठोर हृदय था वो क्या हो गया? परिवर्तित हो गया, और उसने क्या कर लिया कि धर्म घोष की जगह, क्या कहते हैं, भेरी घोष की जगह धर्म घोष की नीति को क्या कर लिया? अपना लिया। ठीक है ना, यानी कि धर्म की नीति पर वह चलने लगा। तो फिर यहाँ से कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि अशोक के धर्म की जो मुख्य बातें थी वह क्या थी? तो देखिए अशोक के धर्म की मुख्य बातें थी प्राणियों की हत्या न करना, माता पिता की सेवा करना, वृद्धों की सेवा करना, गुरुजनों का सम्मान करना, मित्रों, परिचितों, ब्राह्मणों, श्रमणों और दासों के साथ क्या करना? अच्छा व्यवहार करना, अल्प व्यय करना, अल्प संचय करना। ठीक है ना, यह अशोक के धर्म की क्या थी? मुख्य बातें थी। और इसने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए क्या किया था कि आपको धम्म महामात्रों को भी क्या किया था? नियुक्त किया था। किसको नियुक्त किया था? धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था, यानी कि धर्म के प्रचारकों को नियुक्त किया था। और इसने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में क्या किया था कि बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भेज दिया था। तो आपसे प्रश्न कर लिया जाता है कि बताइए कि अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को किस देश में प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था? तो वो आपको श्रीलंका में। कहाँ भेजा था? श्रीलंका में। ठीक है ना, तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से लिख लेना है। एक बार में नहीं समझ में आती है, आप इसे क्या करेंगे? दोबारा देखेंगे। ठीक है ना, ताकि आपके सारे कॉन्सेप्ट जो वो आपको क्लियर हो जाए। चलिए 18 में कौटिल्य की कृति है। तो देखिए कौटिल्य की जो कृति है वो आपको अर्थशास्त्र है। क्या है? अर्थशास्त्र है। जबकि आपको मेघदूत, मालविका अग्निमित्र, ऋतु संहार, ठीक है ना, ये सभी कृति जो है वो आपको कालिदास की, किसकी है? कालिदास की। और कालिदास जो है, ठीक है ना, इन्हें भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का शेक्सपियर। तो अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि भारत का शेक्सपियर जो है वो किससे कहा जाता है, तो आप क्या कहिएगा? कालिदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? कालिदास को कहा जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। तो देखिए कालिदास जो है ये कई सारे नाटक लिखे, कई सारे ग्रंथ लिखे, जैसे कि आपको अभी ज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ठीक है ना, ऋतु संहार, रघुवंश, कुमार संभव, विक्रमोर्वशीयम, मालविका अग्निमित्र, ठीक है ना, ये सभी जो है कालिदास के द्वारा लिखे गए प्रमुख ग्रंथ है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो देखिए 18 नंबर प्रश्न से हम इतने सारे प्रश्नों को क्या किया? क्रिएट किया। तो वही प्रश्न कर रहा है कौटिल्य की कृति है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था और इस अर्थशास्त्र की रचना 34 शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था, और इससे हमें मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। जबकि मेघदूत, मालविका अग्निमित्र, ऋतु संहार, अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है ना, ये सभी जो है आपको कालिदास के द्वारा लिखे गए क्या है? ग्रंथ है। चलिए 19 में मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था? तो देखिए मेगास्थनीज जो भारत आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। मेगास्थनीज था कौन? तो ये आपको सिल्कस निकेटर का क्या था? राजदूत था। और ये जो मेगास्थनीज है ये आपको 305 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक क्या हुआ था कि यह आपको
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा था और इस अवधि में इसने एक अपना यात्रा वृत्तांत लिखा था जिसका नाम था इंडिका। क्या नाम था? इंडिका था। कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि इंडिका और अर्थशास्त्र से हमें किसकी जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश की, ठीक है ना। इंडिका के लेखक कौन है? तो इंडिका के लेखक जो है वो आपको कौन है, तो मेगास्थनीज है। जबकि आपको अर्थशास्त्र के लेखक जो है वो आपको कौन है, तो वो आपको चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त है। तो वही प्रश्न कर रहा है आपका कि 19 नंबर की मेगास्थनीज भारत किसके दरबार में आया था, तो ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, ठीक है ना। तो 19 का सही आंसर अ हो जाएगा। चलिए 20 में समुद्रगुप्त की जानकारी किससे मिलती है, तो ये आपको प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से मिलती है। और प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख के बारे में अभी थोड़ा देर पहले हम इस वीडियो में चर्चा किए हैं, तो आप लोग क्या करेंगे कि मतलब बढ़िया से उस चीज़ों को मतलब समझ लेंगे, नोट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए 21 में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने किया था, तो ये आपको उदय ने किया था। उदयन किस वंश का राजा था, तो वो आपको हर्यक वंश का राजा था और इसने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या करके क्या किया था कि गद्दी पर बैठा था। फिर यहाँ से प्रश्न आ जाएगा कि हर्यक वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो देखिए हर्यक वंश के जो अंतिम शासक थे वो आपको नागदर्शक था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना। इससे आपको शुरू में ही बताया कि 25 से 30 नंबर के प्रश्न जो होते हैं वो आपको पूछे जाते हैं। चलिए 22 में नवरत्न किस शासक के दरबार में रहते थे, तो देखिए नवरत्न जो था वो आपको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में रहता था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न आएगा कि सर ये जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य है यह कौन थे, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। तो देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, ठीक है ना, या इन्हीं को चंद्रगुप्त द्वितीय भी कहा जाता है। इनका शासनकाल 375 से 414 ईस्वी है और ये आपको समुद्रगुप्त के क्या थे कि उत्तराधिकारी थे। फिर यहाँ से एक प्रश्न आता है कि इनकी पत्नी का नाम क्या था, तो इनकी पत्नी का नाम जो था वो आपको कुबेर नागा था, ठीक है ना। इनकी पुत्री का जो नाम था प्रभावती गुप्त था, ठीक है। इसके पुत्र का नाम जो था कुमार गुप्त प्रथम था। तो फिर यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाता है कि प्रभावती गुप्त का विवाह किससे हुआ था, तो आपको वह काटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से हुआ था, ठीक है ना। फिर कभी कभी ये भी आपके एग्जाम में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि दिल्ली में कुतुब मीनार के समीप स्थित जो लौह स्तंभ है, ठीक है ना, उसका निर्माण संभवतः किस शासक ने कराया था, तो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय ने कराया था, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से वीडियो को पहुँच करके देख लेना है, ठीक है। और इसने शकों को भी क्या किया था कि परास्त किया था और इस उपलक्ष्य में इसने चांदी के सिक्के भी जारी किए थे। और यह स्वयं क्या कहते थे कि वैष्णव मत को मानते थे। किसको मानते थे? वैष्णव मत को मानते थे। लेकिन यह अन्य धर्मों के प्रति भी क्या था कि उदार था, क्योंकि उसके जो संधि विग्राहक थे वीरसेन वह शैव धर्म को मानते थे। उसके सेनापति आम्रकार्दव बौद्ध धर्म को मानते थे। ये जो चंद्रगुप्त द्वितीय है इसने पाटलिपुत्र के अलावा एक और जगह राजधानी बनाई थी जिसका नाम था आपको उज्जैनी। क्या था? उज्जैनी। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय की दो राजधानी थी, एक पाटलिपुत्र और एक जो था वो आपको उज्जैनी था। तो इन सभी चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। फिर आपका यहाँ से प्रश्न आएगा कि सर बताइए कि नवरत्न किस शासक के दरबार में रहा करते थे, ठीक है ना। तो नवरत्न जो था गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। तो ये नवरत्न कौन कौन थे, तो देखिए इसमें आपको शंकु, छपनक, घटकपर, बेताल भट्ट, वरामिहिर जो कि आपको खगोल शास्त्री थे, वरुचि, कालिदास जो कि आपको एक संस्कृत नाटककार थे, अमर सिंह जो कि कोषागार थे, साहित्यकार थे, धन्वंतरी जो कि चिकित्सक थे। तो ये सभी जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार के क्या थे? नवरत्न थे। कौन कौन? तो शंकु, बेताल भट्ट, कालिदास, छपनक, वरामिहिर, अमर सिंह, घटकपर, वरुचि, धन्वंतरी, ये सभी जो है कालिदास कहते हैं यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहने वाले क्या थे? नवरत्न थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ही क्या हुआ था कि आपको चीनी यात्री फाहियान जो था भारत आया था और 399 से लेकर 414 ईस्वी तक वह क्या किया था कि भारत में रहा था। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है। चलिए 23 में अभिज्ञान शाकुंतलम के रचनाकार कौन है, तो देखिए अभिज्ञान शाकुंतलम के जो रचनाकार है वो आपको कालिदास है। बाणभट्ट के बारे में पूछेगा तब बाणभट्ट ने क्या किया था कि हर्षचरित और कादम्बरी लिखा था। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, जबकि अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखा था जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। तो इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है। तो 23 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको अ हो जाएगा, ठीक है ना, कि अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास, हर्षचरित कादम्बरी बाणभट्ट, अर्थशास्त्र कौटिल्य, बुद्ध चरित्र अश्वघोष, ठीक है। चलिए 24 में प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किस गुप्त शासक से है, तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति का जो संबंध है वो आपको गुप्त शासक समुद्रगुप्त से। किससे है? समुद्रगुप्त से, ठीक है ना। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, इन्हें 100 युद्धों का विजेता कहा जाता है, इन्हें कविराज कहा जाता है, इन्हें अश्वमेध कर्ता कहा जाता है, ठीक है ना। ये
क्या थे कि परम भागवत के भी उपाधि धारण किए थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 25 में, प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत किस शासक ने किया था? तो ये आपको अशोक ने किया था। कौन किया था? अशोक ने, यानी कि सम्राट अशोक के द्वारा ही क्या हुआ था कि प्राचीन भारत में अभिलेख की शुरुआत की गई थी। तो यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि सर अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो देखिए अभिलेखों का अध्ययन जो है वो आपको एपिग्राफी यानी कि अभिलेखा शास्त्र कहलाता है। अशोक के अभिलेख को 3 वर्गों में बांटा गया है। शिलालेख जिसकी संख्या 14, गुहालेख इसकी संख्या 3 है, स्तंभलेख इसकी संख्या जो है वो आपको 6 है। क्या है? 6 है। तो इन सारे चीज़ों को आपको वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है। तब 25 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 26 में, किस शासक को प्रियदर्शी कहा गया है? तो देखिए प्रियदर्शी जो है वो आपको सम्राट अशोक को कहा गया। अशोक के बारे में सारे चीज़ बताए, उसमें हम इसको क्लियर कर चुके हैं। तो 26 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको अ हो जाएगा। 27 में देखिए 27 जो है वो क्या कर रहा है अब की, हालांकि ऐसे प्रश्न जो होते हैं नहीं पूछे जाते, ये प्रश्न हम लोगों के समय में पूछा जाता था। देखिए क्या कर रहा है 27 में, कथन ए, कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी का एक प्रमुख स्रोत है। बिल्कुल सत्य है। कथन आर कह रहा है कौटिल्य चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। तो ये भी कथन जो बिल्कुल सत्य है। तो देखिए ए नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है कि ए आर दोनों सही है एवं आर जो है ए की सही व्याख्या। तो यह भी क्या है कि सत्य है। तो इसका ऑप्शन ए ही सत्य हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है? ऑप्शन ए ही क्या हो रहा है कि सत्य हो रहा है। क्योंकि देखिए कौटिल्य, दोनों जगह कौटिल्य दिया हुआ है, ठीक है ना, और दोनों जगह जो है कौटिल्य के बारे में ही विशेष रूप से चर्चा की गई, इसीलिए ए और आर दोनों कथन सही है एवं आर ए की क्या है कि सही व्याख्या नहीं करता है, ठीक है ना, मतलब सही व्याख्या करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको देख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं 28 नंबर की, ठीक है ना। तो देखिए क्या कर रहा है, मेगास्नीज बिंदुसार के दरबार में भारत गया। तो यह कथन जो है बिल्कुल क्या है? गलत है, यानी कि यह कथन गलत है। अब कह रहा है कि कथनार मेगास्नीज ग्रीक का था। तो यह कथन बिल्कुल सही है। तो देखिए क्या कर रहा है ऑप्शन ए में, ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। तो यह तो आपको गलत है क्योंकि कथन ए जो है वो आपको बिल्कुल क्या है? गलत है। अब कह रहा है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं। तो ये भी गलत है क्योंकि इसमें जो कथन ए है वो आपको गलत है। ए सत्य है परंतु आर गलत है। गलत, ये बात भी गलत है क्योंकि देखिए ए जो है गलत है और आर आपको सत्य है, ठीक है ना। फिर कह रहा है कि ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो यह कथन जो है बिल्कुल सत्य है। तो 28 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम बात करते हैं कि मौर्य काल में कह रहा है कि टकसाल का प्रधान कौन था। तो देखिए मौर्य काल में टकसाल के जो प्रधान होते थे उसको लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। क्या कहा जाता था? लक्षणाध्यक्ष। तो देखिए तो मौर्य काल में क्या था कि कई प्रकार के आपको सिक्के चलते थे। क्या होते थे? कई प्रकार के सिक्के चलते थे। तो आइए इसी सिक्कों के बारे में थोड़ा सा हम क्या करते हैं कि आपको जानते हैं। क्या करते हैं? जानते हैं, ठीक है ना। तो देखिए तो सबसे पहले जो आपको मतलब कि प्राचीन सिक्के होते हैं उसको हम लोग पंचमार्क कहते हैं। क्या कहते हैं? पंचमार्क कहते हैं या उसको आहत सिक्के कहते हैं। फिर यहाँ से एक प्रश्न किया जाएगा आपसे कि बताइए कि ये पंचमार्क सिक्के किसके बने होते थे, आहत सिक्के किसके बने होते थे। तो ये आपको चांदी और तांबा के बने होते थे, ठीक है ना। तो इस चीज़ को आपको बढ़िया से याद रखना है, ठीक है ना। अब यहाँ से बात आते हैं कि सिक्कों का अध्ययन क्या कहलाता है। तो देखिए सिक्कों का अध्ययन जो है वो आपको न्यूमिस्मेटिक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? न्यूमिस्मेटिक्स, यानी कि मुद्रा शास्त्र कहलाता है। तो मौर्य काल में आपको कई प्रकार के सिक्के चलते थे, जैसे आपको स्वर्ण सिक्के जिसे निष्क कहा जाता था, चांदी के सिक्के जिसे कर्षार्पण कहा जाता था, तांबे के सिक्के जिसे काकिनी कहा जाता था। फिर यहाँ से एक प्रश्न आ जाएगा कि बताइए कि मौर्य काल में जो टकसाल के अध्यक्ष होते थे उसे क्या कहा जाता था। तो देखिए मौर्य काल में टकसाल के अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष कहा जाता था। मुद्राओं के परीक्षण करने वाले अधिकारी को रूपदर्शक कहा जाता था। और सिक्का के साथ ही क्या होता था कि आपको वस्तु विनिमय प्रणाली के साथ भी आपको क्या होता था? व्यापार होता था। यानी व्यापार करने के लोग जो थे आपको सिक्का और साथ साथ वस्तु विनिमय प्रणाली को भी क्या करता था? अपनाता था। तीन चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है कि मौर्य काल में चलने वाले सोने के सिक्के निष्क कहलाते थे, चांदी के सिक्के कर्षार्पण, तांबे के सिक्के काकिनी कहलाते थे। मौर्य काल में टकसाल के अध्यक्ष लक्षणाध्यक्ष को कहा जाता था, ठीक है ना। टकसाल अध्यक्ष को लक्षणाध्यक्ष। रूपदर्शक जो होते थे वो मुद्राओं का परीक्षण करते थे। फिर एक टर्म आया टकसाल। तो देखिए टकसाल हम उस जगह को कहते हैं जहाँ पर सिक्कों की क्या होती है? ढलाई होती है। तो देखिए तो 29 नंबर प्रश्न से हम इतने सारे प्रश्नों को क्या किए? सीखें। चलिए 30 में पतंजलि के महाभाष्य से हमें किसकी जानकारी मिलती है। तो देखिए पतंजलि के महाभाष्य से हमें क्या होता है कि आपको
मौर्य काल के बारे में, ठीक है ना, गुप्त काल की, कुषाण काल की, इनमें से सभी क्या है, इनमें से सभी। तो देखिए, तो पतंजलि के महाभाष्य से हमें क्या होता है कि आपको मौर्य काल और शुंग काल दोनों की जानकारी मिलती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आपको ऑप्शन में शुंग काल दिया ही नहीं है, ठीक है ना, तो इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। फिर यहाँ से प्रश्न आएगा कि बताइए कि ये जो पतंजलि था यह कौन था, तो ये आपको पुष्यमित्र शुंग के क्या थे, पुरोहित थे, ठीक है। तीन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और दोस्तों, आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है आप लोग बताएंगे, और क्लास जो है थोड़ी सी लंबी है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें हम क्या कर रहे हैं कि आपके जो एग्जाम में पूछे जाने वाले सारे प्रश्न हैं उसको हम लोग क्या करें, इंक्लूड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो स्वाभाविक सी बात है कि थोड़ा सा ये लंबा जाएगा, तो आप लोग मतलब धैर्य बनाए रखें, ठीक है ना, क्योंकि इससे पूछे जाने वाले आपके एक भी प्रश्न जो है आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं छूटेंगे, अगर आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखे हुए हैं तब, ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं 31 नंबर प्रश्न की। क्या करा है कि धम्म महामात्रों की किसने नियुक्त किया था। तो थोड़ा देर पहले बताए थे कि धम्म महामात्रों को राजा अशोक ने क्या किया था, नियुक्त किया था, यानी कि धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए इन्होंने धम्म महामात्रों को नियुक्त किया था, ठीक है। तो 31 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको बी हो जाएगा। चलिए 32 में, अर्थशास्त्र एवं इंडिका से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है, तो मौर्य वंश के बारे में। अर्थशास्त्र के लेखक जो है चाणक्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री थे, गुरु थे, ठीक है ना। इंडिका के लेखक जो है वो आपको मेगास्थनीज है, और ये मेगास्थनीज जो है वो आपको चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 से 298 ईसा पूर्व तक रहा था, और इसकी जो कृति है मेगास्थनीज की वो आपको इंडिका है। तो अर्थशास्त्र और इंडिका इस दोनों से हमें क्या होती है कि मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो इन चीज़ों को आपको बारीकी से क्या कर लेना है, समझ लेना है, ठीक है ना। चलिए, अब हम बात करते हैं 33 नंबर प्रश्न की, ठीक है ना। क्या करा है, एलोरा में कैलाश मंदिर किस राजवंश ने निर्मित कराया था। तो देखिए, एलोरा में कैलाश मंदिर जो है वो आपको राष्ट्रकूट वंश के राजा ने क्या किया था, निर्मित कराया था। और एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण वो आपको राष्ट्रकूट वंश के शासक जो थे कृष्ण प्रथम, इसने क्या किया था, करवाया था। तीन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। अब करा 34 नंबर प्रश्न, 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था। तो देखिए, 16 महाजन पदों में जो सबसे शक्तिशाली था वो आपको मगध था। कौन था, मगध था। तो यहाँ से एक बात आई 16 महाजन पद की। तो देखिए, 16 महाजन पद का जो उदय हुआ था वो आपको 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और इस 16 महाजन पदों के बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वो आपको बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है। किससे मिलती है, अंगुत्तर निकाय से। वहीं 16 महाजन पदों की जानकारी जैन ग्रंथ भगवती सूत्र से मिलती है। किससे मिलती है, भगवती सूत्र से मिलती है। तो इन सभी चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से देख लेना है। फिर यहाँ से एक प्रश्न आएगा कि ये 16 महाजन पद जो थे वह कौन कौन थे। तो देखिए, इसमें आपको काशी, ठीक है ना, काशी जिसकी राजधानी वाराणसी थी, ठीक है ना, कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती थी, अंग जिसकी राजधानी आपको चंपा थी, ठीक है ना, अंग की राजधानी जो थी चंपा, मगध का राजगिरी, वज्जी का वैशाली, मल का कुशावती, ठीक है ना, वत्स का कौशाम्बी, ठीक है, कुरु की जो राजधानी थी वो आपको इंद्रप्रस्थ थी, ठीक है ना, मत्स्य की राजधानी विराटनगर, सुरसेन का मथुरा, गांधार का तक्षशिला, अवंती का उज्जैन, कंबोज का हाटक, अस्मक का पोटली, ठीक है ना। इसके अलावा आपको क्या था कि वत्स और छेदी ये सभी महाजन पद थे, ठीक है ना। तो इन सभी महाजन पदों का नाम जो है आपको क्या करना है कि बढ़िया से याद रखना है, ठीक है। तो 34 का सही आंसर अ हो जाएगा कि 16 महाजन पदों में सबसे शक्तिशाली महाजन पद कौन था, तो वो आपको मगध था। चलिए 35 में, पुराणों की संख्या कितनी है। तो देखिए, पुराणों की संख्या 18, उपनिषद की संख्या पूछता तो 108, ठीक है ना, वेद की संख्या पूछता तो 4, वेदांग तो 6। 3 नंबर को क्या करना है आपको याद रखना है, वेद 4, वेदांग 6, पुराण 18, उपनिषद 108। और इसमें से एक नंबर का जो क्वेश्चन रहता है वो आपको एग्जाम में क्या रहता है कि हर हाल में रहता है। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए 36 में, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है। तो देखिए, अर्थशास्त्र के जो लेखक है वो आपको कौटिल्य, चाणक्य यानी कि विष्णुगुप्त है, ठीक है ना। और इससे हमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। तो 36 का सही आंसर सी हो जाएगा। 37, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में क्या कहा गया है। तो देखिए, वज्जी को सामाजिक ग्रंथों में घनसंग कहा गया, और वज्जी की जो राजधानी थी वो आपको वैशाली, विदेह या मिथिला, ठीक है ना, ये तीनों थी, ठीक है। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से याद रखना है। तो 37 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 38 में, 38 नंबर प्रश्न हमारा क्या कर रहा है कि जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है। तो देखिए, जनपद शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है जहां लोग अपना क्या करते हैं, घर बनाते हैं। तो 38 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको अ हो जाएगा। चलिए 39 में, पंच चिन्ह वाले सिक्के बने होते थे। तो देखिए, पंच चिन्ह वाले सिक्के जो थे वो आपको तांबे और चांदी के बने होते थे। तो 39 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको डी हो जाएगा। तो देखिए, पंच चिन्ह वाले सिक्के को ही हम लोग आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के कहते हैं। और यह सिक्के बनने जो शुरू हुए थे वो आपको मतलब कि बौद्ध काल में हुए थे। किस काल में हुए थे, बौद्ध काल में, ठीक है ना। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से बारीकी से देख लेना है, ठीक है। चलिए 40 में, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना
किसके द्वारा की गई थी? तो देखिए पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वो आपको उदयन यानी कि उदयभद्र के द्वारा किया गया था। 3 चीज़ों को आपको क्या करना है कि बढ़िया से जान लेना है, ठीक है ना। पाटलिपुत्र जो है वो आपको गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के संगम पर क्या है कि स्थित है। तो जब उदयन ने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की तब उसने राजधानी को भी परिवर्तित किया, अर्थात राजगिरी से राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। 3 चीज़ों को बढ़िया से देख लेना है। चलिए 41 नंबर प्रश्न क्या करा है, तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थित था? तो देखिए तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है वो आपको भारत में स्थित था, ठीक है ना। यानी कि 41 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। हालांकि अभी ये जो तक्षशिला नामक जगह है वो आपको पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान में। तो 41 का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सी हो जाएगा। चलिए 42, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? तो देखिए फाहियान जो है वो आपको चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में क्या हुआ था कि भारत आया हुआ था। फिर यहाँ से एक प्रश्न कर लिया जाएगा कि बताइए कि जो फाहियान है भारत कब तक रहा था? तो 399 से 414 ईस्वी तक रहा था। 3 चीज़ों को बढ़िया से आपको देख लेना है। 43 में भारत का नेपोलियन किस शासक को कहा जाता है? तो देखिए भारत का नेपोलियन जो है वो आपको समुद्रगुप्त को कहा जाता है। समुद्रगुप्त के बारे में आइए थोड़ा सा हम जानकारी जुटाते हैं। समुद्रगुप्त को 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? 100 युद्धों का विजेता भी कहा जाता है। तो ये जो समुद्रगुप्त है ये आपको चंद्रगुप्त प्रथम का क्या था? उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी था। इसने आर्यावर्त के 9 शासकों को, दक्षिणावर्त के 12 शासकों को और आठविक प्रदेशों को भी जीत लिया था। इनके इस वीरता से, इनकी जो क्या है कि उपलब्धियों से प्रभावित होकर इतिहासकार विसेंट स्मिथ ने इन्हें भारत का नेपोलियन कहा था। क्या कहा था? भारत का नेपोलियन कहा था। 3 चीज़ों को भी आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। और इनका शासनकाल जो था वो आपको कब से कब तक था? तो इनका शासनकाल 350 से 375 ईस्वी था, ठीक है। 3 चीज़ों को बढ़िया से आपको मतलब देख लेना है। चलिए अब है आपको 44 नंबर प्रश्न, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो देखिए कनिष्क का राज्यारोहण जो हुआ था वो आपको 78 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो कनिष्क है, कनिष्क था कौन? तो देखिए कनिष्क जो था वो आपको कुषाण वंश का क्या था कि एक महान राजा था। किस वंश का? तो कुषाण वंश का एक महान राजा था। तो यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा आपसे पहले कि कुषाण वंश के संस्थापक कौन थे? तो देखिए कुषाण वंश के जो संस्थापक थे वो आपको कुजुल कटफिसस थे। और कुषाण वंश जो था वो आपको युची कबीले का क्या था? एक हिस्सा था। तो कुषाण वंश के जो सबसे महान शासक थे कनिष्क, जो आपको 78 ईस्वी में क्या हुआ था? सम्राट बना। और इनका शासनकाल 78 से लेके 101 ईस्वी है। कनिष्क क्या था कि एक शक्तिशाली शासक था और इसने चीन तक को भी क्या कर लिया था? जीत लिया था। यह रेशम मार्ग पर नियंत्रण रखने वाला सबसे प्रमुख शासक था। तो यहाँ से प्रश्न आया कि सर ये सिल्क रूट यानी कि रेशम मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता था? तो ये आपको चीन से लेकर रोम तक जाता था और इस पर सबसे ज़्यादा नियंत्रण जो रखा था वो आपको कनिष्क ने रखा था। फिर यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि बताइए शक संवत की शुरुआत कौन किया था? तो आपको कनिष्क ने ही किया था जब वो 78 ईस्वी में राजा बना था। कनिष्क जो था वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बौद्ध धर्म के महायान शाखा को इसने क्या किया था कि ज़्यादा प्रोत्साहन दिया। और इसी के शासनकाल में कुंडलवन कश्मीर में चतुर्थ बौद्ध संगति का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। और इस बौद्ध संगति की जो अध्यक्षता किया था वो आपको अश्वघोष और उपाध्यक्षता जो किया था वो आपको वसुमित्र ने किया था। तो अश्वघोष के दरबार में क्या थे कि विद्वानों की फौज थी। जैसे इनके दरबार में रहने वाले दरबारियों में अश्वघोष, वसुमित्र, नागार्जुन, चरक, ठीक है ना, ये इनके दरबार में रहने वाले क्या थे कि प्रमुख विद्वान थे। अश्वघोष ने बुद्धचरित नामक पुस्तक लिखा। वसुमित्र ने महाभिभाष शास्त्र नामक पुस्तक को लिखे। वहीं आपको नागार्जुन ने मध्यमिका सूत्र लिखे। चरक ने चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है, ठीक है। तो वहीं आपका 44 नंबर प्रश्न कर रहा है कि कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था? तो आपको 78 ईस्वी में। मौर्य साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था? तो ये आपको चंद्रगुप्त मौर्य था। तो देखिए प्रथम का नाम याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य, द्वितीय का नाम याद रखिएगा बिंदुसार, तृतीय का अशोक, ठीक है ना। इतना चीज़ को जरूर याद रखिएगा। मौर्य वंश के अंतिम शासक जो कि आपको बृहद्रथ थे। कौन थे? बृहद्रथ थे। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके बढ़िया से देख लेना है, ठीक है ना। और आप लोगों को ये क्लास कैसी लग रही है आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। और आप लोगों को क्या करना है कि थोड़ा सा अपने पढ़ाई पे समय देना है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए इस वीडियो को अगर आप पूरे देख लेते हैं तो आपका 25 नंबर जो है वो आपको क्लियर है, ठीक है ना। कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। चलिए 46 में मेगास्थनीज कौन था? तो देखिए मेगास्थनीज जो था
वो आपको राजदूत था। किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। किसके दरबार में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में 305 से लेकर 298 ईसा पूर्व तक रहा था। 47 में धर्म की शुरुआत किसने की थी? तो देखिए धर्म की शुरुआत सम्राट अशोक के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? सम्राट अशोक के द्वारा। यानी कि धर्म की जो शुरुआत की थी कौन की थी? तो आपको अशोक ने, क्योंकि आप जानते होइएगा कि अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद क्या कर लिया था कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था। किसको अपना लिया था? बौद्ध धर्म को, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको क्या कर लेना है कि बढ़िया से देख लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं आपको 48 नंबर प्रश्न का। क्या करा है कि मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था? अभी बताए थे, तो ये आपको अशोक था। कौन था? अशोक था। तो देखिए यहाँ से हम क्या किए कि 1 से लेके 48 नंबर तक के जो प्रश्न है उसको हम लोग क्या कर लिए? क्लियर कर लिए, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। देखिए आप लोगों को पेशेंस रखना है। शुरू में बोले हैं अगर आप धैर्य रखते हैं तो आपका 30 नंबर है मेरे भाई, वो आपके झोली में है। कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट आपको भी बता रहे हैं कि आप भी धैर्य रख के पढ़ लिए, ठीक है ना। और इसको पढ़ने के बाद आप क्वेश्चन बैंक को बनाएंगे, आपके बहुत सारे प्रश्न जो है यूं ही बन जाएंगे। यानी कि आप 90% से अधिक प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं इससे जुड़े हुए, ठीक है। चलिए क्या करा कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्या करा है? प्रयाग प्रशस्ति में अशोक, समुद्रगुप्त एवं डॉट डॉट के लेख उत्कीर्ण है। तो देखिए प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख में अशोक, समुद्रगुप्त और आपको जहांगीर के अभिलेख मतलब लेख जो है वो आपको उत्कीर्ण है। तो एक का सही आंसर हो जाएगा जहांगीर। और जहांगीर कौन था? तो ये आपको मुगल वंश का क्या था कि एक शासक था जिसके शासन काल को चित्रकला का चरमोत्कर्ष काल कहा जाता है, ठीक है ना। तो जहांगीर के बारे में भी आपको बताएं, ठीक है ना। तो अगर आप लोग क्या है कि हिस्ट्री के जो 6 लेसन है जो कि मुगल वंश से संबंधित है, अगर आप उसको नहीं देखें तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाएं जहाँ पर आपको इतिहास नाम से एक क्या कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना। उसमें जाकर आप क्या कर सकते हैं कि सारे वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है ना। उसमें आपको अभी लगभग क्या कि 13 लेसन का वीडियो जो है वो आपको उपलब्ध है, ठीक है ना। चलिए अब हम 2 नंबर की बात करते हैं। गुप्तकालीन गणितज्ञ डॉट डॉट ने सर्वप्रथम बताया कि पृथ्वी गोल है। तो देखिए आर्यभट्ट ने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी जो है वो आपको क्या है? गोल है। और शुरू में ही आपको बताए थे कि गुप्त काल में विज्ञान और क्या कहते हैं प्रौद्योगिकी में क्या हुआ था कि खूब ज़्यादा तरक्की हुई थी। क्या हुई थी? खूब ज़्यादा तरक्की हुई थी, ठीक है ना। तो ये जो आर्यभट्ट है ये आपको क्या थे कि पटना के रहने वाले थे, ठीक है ना। और ये आपको गणितज्ञ भी थे और साथ साथ आपको क्या थे कि आपको खगोलविद भी थे, ठीक है ना। और उन्होंने ही सबसे पहले बताया था कि पृथ्वी क्या है? गोल है। ये अपनी धुरी पर घूमता है। ग्रहणों का कारण जो है पृथ्वी और चंद्रमा की बदलती हुई परिस्थितियाँ है। तो आर्यभट्ट ने एक पुस्तक भी लिखा था जिसका नाम था आपको आर्यभट्टियम। तो आपके एग्जाम में कई बार प्रश्न किया जाता है कि आर्यभट्टियम नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो आपको आर्यभट्ट ने लिखा था, ठीक है ना। तो इस चीज़ को याद रखना है। उन्हें यानी कि आर्यभट्ट को क्षेत्रमिति, ज्यामिति और त्रिकोणमिति का जन्मदाता भी कहा जाता है। तो 2 का जो सही आंसर हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा? आर्यभट्ट, ठीक है ना। 3 में समुद्रगुप्त के एक सिक्के में उसे डॉट डॉट दिखाया गया है। तो देखिए समुद्रगुप्त के एक सिक्के में उसे बीना वादन करते हुए दिखाया गया, जो इस बात की पुष्टि करता है कि समुद्रगुप्त जो था वो आपको क्या था कि संगीत का भी प्रेमी था। 4 में मौर्य वंश का सर्वाधिक महान शासक कौन था? तो देखिए मौर्य वंश का जो सर्वाधिक महान शासक था वो आपको अशोक था। कौन था? अशोक था, ठीक है ना। इस चीज़ को आपको याद रखना है। 5 में सम्राट अशोक के अभिलेख भारत में डॉट डॉट लिपि में मुद्रित है। तो देखिए सम्राट अशोक के अभिलेख जो है भारत में ब्राह्मी लिपि में मुद्रित है। तो सम्राट अशोक के अभिलेख जो है आपको ब्राह्मी लिपि में, खरोष्ठी लिपि में, अरमाइक लिपि में और यूनानी लिपि में मुद्रित है। तो यहाँ से प्रश्न कर लिया जाएगा कि ब्राह्मी लिपि कैसे लिखी जाती है? तो देखिए ब्राह्मी लिपि जो थी वो आपको बाईं से दाईं ओर लिखी जाती थी, जबकि खरोष्ठी लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। तो इन चीज़ों को भी आपको बढ़िया से याद रखना है। ब्राह्मी लिपि में ज़्यादातर अभिलेख जो है भारत से, खरोष्ठी लिपि में ज़्यादातर अभिलेख पाकिस्तान से, अरमाइक लिपि से ज़्यादातर अभिलेख जो है वो आपको अफगानिस्तान से, ठीक है ना। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। 6 में अशोक का डॉट डॉट आज भी प्रासंगिक है। तो देखिए अशोक का जो धर्म है, ठीक है ना, धर्म की नीति वो आज भी आपको प्रासंगिक है कि एक इतना क्रूर शासक जिसने युद्ध की नीति को कैसे छोड़ दिया और धर्म की नीति को क्या कर लिया? अपना लिया। चलिए 7 में हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो देखिए हर्यक वंश का जो संस्थापक था वो आपको बिंदुसार था, जबकि हर्यक वंश के जो अंतिम शासक था वो आपको नागदशक था। 3 चीज़ों को याद रखना है। हर्यक वंश का शासनकाल 544 से 412 ईसा पूर्व है। चलिए 8 में अजंता तथा एलोरा की गुफाओं में से भारत की डॉट डॉट का पता चलता है। तो देखिए अजंता एवं एलोरा की गुफाएं दोनों महाराष्ट्र में है, ठीक है ना। और इससे हमें भारतीय संस्कृति के बारे में क्या होती है? जानकारी मिलती है। 9 में
एरन का विष्णु मंदिर डॉट डॉट में स्थित है। तो देखिए एरन का जो विष्णु मंदिर है वो आपको सागर मध्य प्रदेश में क्या है कि स्थित है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है, ठीक है। तो यहाँ से हम बात करते हैं कि गुप्त काल में जो कुछ प्रमुख मंदिर बने हैं उन मंदिरों की बात करते हैं। तो जैसे एरन का विष्णु मंदिर ये आपको सागर मध्य प्रदेश में है, तिगवा का विष्णु मंदिर ये आपको जबलपुर मध्य प्रदेश में है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर ये आपको अजयगढ़ पन्नाम मध्य प्रदेश में है, भुमरा का शिव मंदिर सतना मध्य प्रदेश में है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर ये आपको ललितपुर उत्तर प्रदेश में है, सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर ये आपको छत्तीसगढ़ में। तो ये सभी जो है आपको गुप्त काल में बनने वाले प्रमुख मंदिर है। तो इसमें से एक मंदिर का नाम जरूर याद रखिएगा कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है, तो ये आपको उत्तर प्रदेश में है। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं, प्रश्न में से आते हैं, ठीक है ना। चलिए 10 में अजंता की गुफा 17वीं में डॉट डॉट का चित्र है। तो देखिए अजंता की गुफा 17वीं में माता एवं शिशु का जो चित्र है वो क्या है कि आपको मतलब चित्रित है। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। और आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे, ठीक है ना। और आपकी जो भी समस्याएं होगी उन समस्याओं का हम हर संभव समाधान करने का प्रयास करेंगे। चलिए आगे अब हम बात करते हैं सत्य और असत्य को पहचानिए। देखिए क्या करा है, कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। यह कथन बिल्कुल सत्य है कि कौटिल्य ने क्या किया था, अर्थशास्त्र की रचना किया था। अर्थशास्त्र की रचना 34वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। और अर्थशास्त्र से हमें क्या होता है कि आपको मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। तो एक जो है सत्य है। चलिए 2 में महाजन पदों की संख्या 16 थी, बिल्कुल सत्य है। और इन महाजन पदों की जानकारी बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से और जैन ग्रंथ जो है वो आपको क्या है भगवती सूत्र इससे मिलती है। चलिए 3 में मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में गुप्त वंश स्थापित हुआ था। तो यह कथन गलत है क्योंकि मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत में क्या हुआ था कि आपको शुंग वंश की स्थापना हुई थी, ठीक है ना। और इस शुंग वंश के जो संस्थापक थे वो आपको पुष्यमित्र शुंग थे। कौन थे, पुष्यमित्र शुंग थे, ठीक है ना। और कभी कभी प्रश्न कर लिया जाएगा कि शुंग वंश के अंतिम शासक कौन थे, तो शुंग वंश के जो अंतिम शासक थे वो आपको देवहूति थे। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, मतलब कि याद रखना है, ठीक है ना। और जहाँ भी दिक्कत होगी आप लोग हमसे पूछेंगे। 4 में 1750 ईस्वी में टी फेंथलर ने सर्वप्रथम दिल्ली में अशोक स्तंभ का पता लगाया था। तो यह कथन बिल्कुल सही है क्योंकि शुरू में बताया था कि अशोक के अभिलेख को खोजने वाला पहला व्यक्ति जो था टी फेंथलर था, जबकि इसको पढ़ने वाला जो पहला व्यक्ति था वो आपको जेम्स प्रिंसेप था। चलिए 5 में गौतम बुद्ध अशोक के समकालीन थे। कथन गलत है क्योंकि गौतम बुद्ध जो थे वो आपको हर्यक वंश के शासक जो थे वो आपको बिंबिसार और अजातशत्रु इसके क्या थे, समकालीन थे। चलिए अब हम बात करते हैं 6ठा नंबर प्रश्न, उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। तो यह कथन बिल्कुल सत्य है कि उदयन जो था किसका पुत्र था, अजातशत्रु का। और अजातशत्रु को मारकर उदयन 461 ईसा पूर्व में क्या हुआ था कि शासक बना था, ठीक है ना। और इसने पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी गंगा, सोन और पुनपुन नदियों के संगम पर। राजधानी को राजगिरी से परिवर्तित करके पाटलिपुत्र लाया था। तो 6 जो है बिल्कुल सत्य है। 7 में बिंदुसार के पश्चात उसका पुत्र अशोक सम्राट बना। तो यह कथन भी क्या है कि बिल्कुल सत्य है, ठीक है ना। क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार, बिंदुसार के बाद अशोक जो था वो आपको राजा बना था। 8 में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किया था। यह कथन आपको बिल्कुल गलत है क्योंकि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना जो है वो आपको उदयन के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा, उदयन के द्वारा, यानी कि उदयभद्र के द्वारा। 9 में हर्यक वंश के काल का प्रमुख, देखिए क्या करा कि जीवक हर्यक वंश के काल का प्रमुख वैद्य था। तो यह कथन बिल्कुल क्या है कि सत्य है, ठीक है ना। अगर आपसे प्रश्न किया जाता है कि बताइए कि जीवक किस वंश के काल का प्रमुख वैद्य था, तो हम क्या कहेंगे, हर्यक वंश। और हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार था। कौन था, बिंबिसार। 3 चीज़ों को याद रखना है। चलिए 10 में नेपोलियन की तुलना जो है समुद्रगुप्त से की जाती है, ठीक है ना। तो देखिए नेपोलियन की तुलना समुद्रगुप्त से की जाती है, यह भी कथन सत्य है। और समुद्रगुप्त की तुलना भी नेपोलियन से की जाती है, यह भी कथन सत्य है। अब आइए अब हम यहाँ से बात करते हैं कि सही जोड़ा को मिलाइए। एक तरफ जो है राजवंश है, एक तरफ उसके शासक है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले शुंग वंश। तो देखिए शुंग वंश से जो हो जाएगा आपको पुष्यमित्र शुंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा, पुष्यमित्र शुंग। कुषाण वंश, तो देखिए कुषाण वंश से आपको कनिष्क हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है हर्यक वंश। तो देखिए हर्यक वंश से जो हो जाएगा वो आपको कौन हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन के हिसाब से आपको अजातशत्रु हो जाएगा। कौन हो जाएगा, अजातशत्रु, ठीक है ना। मौर्य वंश, इससे आपको बिंदुसार हो जाएगा। शिशुनाग वंश, इससे आपको शिशुनाग हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद है आपको नंद वंश, इससे आपको महापद्म नंद हो जाएगा। गुप्त वंश, इससे आपको श्रीगुप्त हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि कुछ राजवंशों के संस्थापक का भी नाम दिया हुआ है और कुछ उस वंश के शासकों का भी नाम दिया हुआ है। 3 चीज़ों को आपको बढ़िया से मिला लेना है। अब आइए अब हम इसका मिलान करने में कहीं दूसरा जोड़ा को लेकर चलते हैं। तो एक तरफ शासक है, एक तरफ उसका संबंधित क्षेत्र है। तो देखिए खारवेल का जो संबंधित क्षेत्र है वो आपको कहाँ है, ठीक है ना, संबंधित अभिलेख का है, क्षेत्र नहीं। तो देखिए खारवेल जो है इसका संबंध हाथी गुम्फा अभिलेख से है। और आप जानते होइएगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख में ही सबसे पहले भारतवर्ष शब्द का क्या किया गया था, उल्लेख किया गया था।
रुद्रदामन, तो रुद्रदामन का जो संबंध है वो आपको जूनागढ़ अभिलेख से है। कनिष्क का संबंध सुई विहार अभिलेख से है और अशोक का जो संबंध है वो आपको मस्की अभिलेख से है। तो इन सारे चीज़ों को आपको बढ़िया से मिलान कर लेना है। अभी जो हम आपको स्क्रीन पर बताएं उन सारी चीज़ों को देखकर आपको आंसर बना लेना है। चलिए अब हम बात करते हैं, एक शब्द में उत्तर दीजिए। देखिए क्या कर रहा है कि अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखा गया है। तो देखिए अष्टाध्यायी जो है वो आपको क्या है कि पाणिनि के द्वारा लिखा गया। अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण की क्या है कि आपको पहली पुस्तक थी। क्या थी? पहली पुस्तक थी। ठीक है, तीन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। चलिए दो में, कौन सा पुराण गुप्त शासकों की जानकारी का प्रमुख स्रोत है। तो देखिए गुप्त शासकों की जानकारी के लिए जो है वो आपको वायु पुराण जो है वो आपको प्रमुख है, जबकि विष्णु पुराण मौर्य वंश के लिए जानकारी देती है। ठीक है ना, मत्स्य पुराण जो है वो आपको सातवाहन वंश की क्या करती है, जानकारी देती है। तो इन चीज़ों को आपको बढ़िया से क्या कर लेना है, देख लेना है। ठीक है ना। चलिए तीन में, अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो देखिए अभिलेखों के अध्ययन को जो है वो आपको एपिग्राफी या अभिलेखा शास्त्र कहा जाता है, और हमारे प्राचीन भारत में इसे लिखवाने का कार्य जो सबसे पहले किया था वो आपको सम्राट अशोक ने किया था। चार में, ईस्ट इंडिया कंपनी की टकसाल के किस अधिकारी ने प्राचीन शिलालेखों तथा सिक्कों में प्रयोग की गई ब्राह्मी तथा खरोष्ठी लिपि को प्रथम बार पढ़ा था। तो यह आपको जेम्स प्रिंसेप था। कौन था? जेम्स प्रिंसेप। ठीक है ना, इन चीज़ों को आपको बढ़िया से देख लेना है। यानी कि अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति था वो आपको जेम्स प्रिंसेप था। चलिए चलते हैं पाँच में, अशोक के अभिलेखों में उसे कितने नामों से संबोधित किया गया है। तो देखिए अशोक को अभिलेखों में तीन नामों जैसे अशोक, देवानम प्रिय, प्रियदर्शी एवं राजा नामों से क्या किया गया है, संबोधित किया गया है। चलिए छः में, रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख में किस झील पर निर्मित बांध का वर्णन मिलता है। तो देखिए रुद्रदामन के जो जूनागढ़ अभिलेख है इससे हमें सुदर्शन झील के बारे में क्या होती है कि जानकारी मिलती है। तो छः का सही आंसर जो हो जाएगा वो आपको सुदर्शन झील हो जाएगा। चलिए सात में, किसी एक महाजनपद का नाम बताइए। तो आपको तो हम 16 बताएं। ठीक है ना, तो जैसे आप सबसे पहले मगध का नाम ले लीजिए। ठीक है ना, जो कि आपको 16 महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली था, और इस 16 महाजनपदों के बारे में हम अभी प्रीवियस में थोड़ा देर पहले बताए हैं। चलिए आठ में, प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख से प्राचीन काल के किस महान शासक की जानकारी मिलती है। तो यह आपको किसकी जानकारी मिलती है, समुद्रगुप्त की। तीन चीज़ों को देख लेना है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ठीक है ना, इनका शासनकाल 350 से 375 ईस्वी है। इन्हें कविराज, ठीक है ना, इन्होंने सबसे पहले परम भागवत की उपाधि को क्या किया था, धारण किया था। इन्हें अश्वमेध एक कर्ता भी कहा जाता है। इन्हें सिक्कों पर बिना वादन करते हुए भी देखा गया है। तीन चीज़ों को बढ़िया से देख लेना है। चलिए नौ में, सर्वप्रथम 1837 में किसने ब्राह्मी लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त की थी। तो वो आपको जेम्स प्रिंसेप ने। ठीक है ना, जो कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में टकसाल अधिकारी थे। चलिए 10 में, ब्राह्मी लिपि कैसी लिखी जाती थी। तो ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं, खरोष्ठी लिपि पूछता था दाएं से बाएं। ठीक है ना, तो इन सारे चीज़ों का आज हम क्या किए हैं कि इस वीडियो के माध्यम से 2 लेसन से पूछे जाने वाले सारे प्रश्नों को क्लियर किए। ठीक है ना, अगर आप लोगों को इस टॉपिक में कोई डाउट रह गया हो तो आप क्या करेंगे कि हमें मैसेज करेंगे। ठीक है ना, या हो सकता है आप कमेंट करेंगे, हम वहाँ से इन सारे चीज़ों का क्या करेंगे कि आपको रिप्लाई देंगे। ठीक है ना, जहाँ दिक्कत होगी उन टॉपिक के ऊपर। ठीक है ना, तो अगर आप लोगों को ये टॉपिक अगर अभी भी थोड़ी सी डाउट होती है, वीडियो में अगर समझ में नहीं आती है, तो आप इसको दोबारा देखिए। ठीक है ना, और सारे चीज़ों को नोट करने का प्रयास कीजिए। ठीक है ना, इससे आपको 25 से 30 नंबर जो होंगे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि यह काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण लेसन है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर क्या करेंगे कि विराम देते हैं। ठीक है ना, फिर मिलते हैं आपसे एक बेहतर क्लास के साथ कल। जब तक के लिए आप सभी से सुविधा, टेक केयर ऑल ऑफ यू।